गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, जो हमारी स्टैट्स की जो सीरीज चल रही है आपकी इकोन सेमेस्टर 2 के लिए, आज मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो आपके साथ, नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक। तो मेरा जो आज का टॉपिक है दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो आपकी यूनिट का नाम है। ठीक। टॉपिक नंबर है 8.2, टेस्ट अबाउट ए पॉपुलेशन मीन। ठीक है। 8.1 मैं पिछली यूनिट में आपको करवा चुका हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब बेसिकली सबसे पहले आप ये बात समझिए कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता क्या है या हम करते क्यों हैं। ठीक है बेटा, देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको इंटरवल एस्टिमेशन पढ़ाया था। उससे पिछली क्लासेस में मैंने आपको पॉइंट एस्टिमेशन पढ़ाया था। एस्टिमेशंस बेसिकली हमारा एम होता है इन स्टैटिस्टिक्स। तो हम क्या करते हैं जब हम एस्टिमेशन करते हैं, चाहे वो पॉइंट एस्टिमेशन हो चाहे वो इंटरवल एस्टिमेशन हो, तो हम एस्टिमेशन से ये कहना चाहते हैं कि जो पॉपुलेशन के पैरामीटर की वैल्यू आपने हमें एस्टिमेट करने के लिए बोली थी, उसकी वैल्यू हमने ये निकाली है। मतलब हमने ये अनुमान लगाया है कि हमारे पैरामीटर की जो वैल्यू है वो इतनी होनी चाहिए। लेकिन क्या वो अनुमान, क्या वो एस्टिमेशन हमेशा करेक्ट होगा, ये जरूरी है? शायद नहीं। तो ये जो हमारा टॉपिक आता है ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में कंटेन होता है। मींस जो हाइपोथेसिस आपने बनाई अबाउट द पैरामीटर। हाइपोथेसिस मैं 8.1 सेक्शन में आपको पढ़ा चुका हूं। ये एक स्टेटमेंट होता है विच इज आइदर एक्सेप्टेड और आइदर रिजेक्टेड बाय सम रूल्स। तो वो जो रूल्स हैं जिनके बेसिस पे आप हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं, वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। सो बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या करेगा? हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक प्रोसीजर है जिससे हम किसी भी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा बनाई गई हाइपोथेसिस को चेक करेंगे। आइदर हर स्टेटमेंट accepted or rejected, this whole scenario is testing of hypothesis। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो है टेस्ट अबाउट ए पॉपुलेशन मीन। मींस वो ये कह रहा है कि सपोज मान लीजिए मेरे पास एक पॉपुलेशन है जिसका मीन का मुझे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी है। तो पॉपुलेशन के मीन की टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी है। मान लीजिए पॉपुलेशन का मीन है म्यू, सपोज फॉर एग्जांपल, और किसी ने बोला कि म्यू की वैल्यू है 36 फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब आपको ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पलिंग या ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, आपको उस 36 को या जो भी उसने मीन बताया है उसको आपको चेक करना है। तो आज हम जो चेक करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वो सिर्फ मीन की चेक करेंगे। जबकि ऐसा जरूरी नहीं होता बच्चों, टेस्टिंग आप किसी भी अनदर पैरामीटर की कर सकते हैं। लेकिन आपका कोर्स उतना बड़ा तो है नहीं, ये कोई बहुत बड़ा कोर्स है। तो हम मीन की ही टेस्टिंग यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या है, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं या बनते हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा केस है वो है ए नॉर्मल पॉपुलेशन विद नॉन वेरिएंस। ठीक है। देखो बेटा, मैंने कई बार आपको पहले भी ये चीज पढ़ाई होगी कि जब भी आप कोई पॉपुलेशन स्पेशली नॉर्मल की बात करते हैं, तो जो पैरामीटर है, जो अननोन क्वांटिटीज हैं उनके बारे में तो हम बात करेंगे ही। लेकिन जो पैरामीटर्स अननोन क्वांटिटीज बच जाते हैं उनका स्टेटस हमें पता होना चाहिए। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं मीन के बारे में। जबकि नॉर्मल पॉपुलेशन में वेरिएंस एक मेजर फैक्टर होता है। तो हमें वेरिएंस के बारे में, वेरिएंस का क्या स्टेटस है, वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि जो मेरा वेरिएंस है वो है नॉन। ठीक है। अब आपको म्यू की, यानी कि जो पॉपुलेशन का मीन है, उसकी आपको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी है। प्रोसीजर मैंने समझा दिया। कोई भी आदमी एक नल हाइपोथेसिस देगा जो सजेस्ट करेगा कि म्यू की वैल्यू इतनी है। नल हाइपोथेसिस का मतलब पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि दिस इज ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। मींस जो बोल रहा है कि म्यू की वैल्यू म्यू जीरो है, उसकी बात एक्सेप्ट कर ली जाएगी बट रिजेक्ट की जा सकती है ऑन सम एविडेंसेस। उसके बाद एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको मिलेगी। आप अल्टरनेटिव तीन हाइपोथेसिस बना सकते थे, तीन में से कोई भी एक आप हाइपोथेसिस बना सकते हो। फिर आप
एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनाओगे जिसके बेसिस पर आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करोगे, कोरस्पॉन्डिंग टू ए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, जिसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर भी कहते हैं, कोरस्पॉन्डिंग टू ए क्रिटिकल रीजन। ये सब बातें मैं 8.1 सेक्शन में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो एक सैंपल ले लेते हैं। लेट x1 x2 अप टू डॉट डॉट xn फॉलो IID नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन, जहां पे सिग्मा स्क्वायर इज नॉन। ठीक है बेटा। तो वो कह रहा है कि एक पेरेंट पॉपुलेशन है जो मेरे पास एक नॉर्मल पॉपुलेशन है जिसका वेरिएंस जो है वो नॉन है। अब सबसे पहले हाइपोथेसिस सेट करेंगे हम। लेट H0, मैंने एक हाइपोथेसिस बनाई, म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो। ठीक है। H1, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो, म्यू इज लेस देन म्यू जीरो, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू जीरो। कोई भी एक हाइपोथेसिस आप बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस मैंने क्या लिया है। अगर मैं म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो बनाता हूं तो इसको हम कहते हैं राइट टेल टेस्ट या अपर टेल टेस्ट। इसको हम क्या कहते हैं? अपर टेल्ड या राइट टेल्ड टेस्ट। जो सेकंड वाली है, दिस इज लोअर टेल्ड या लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। जो थर्ड वाली है, दिस इज टू टेल्ड। ठीक है बेटा। तो कौन सा टेल्ड लेना है ये क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप वन टेल ले सकते हैं, आप टू टेल ले सकते हैं, आप अपर टेल ले सकते हैं, वो लोअर टेल ले सकते हैं। वो सब चीजें हम क्वेश्चंस में गिवन होता है एक्चुअली। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला म्यू की वैल्यू म्यू जीरो है, आपने बोला नहीं नहीं सर म्यू की वैल्यू म्यू जीरो से बड़ी है, तो अपर टेल लेंगे। नहीं नहीं सर म्यू की वैल्यू म्यू जीरो से छोटी है, तो लोअर टेल लेंगे। नहीं नहीं सर म्यू की वैल्यू मुझे पता नहीं है, म्यू जीरो के बराबर नहीं है, बस इतना पता है, बड़ी है या छोटी ये नहीं पता है, तो म्यू जीरो की वैल्यू बराबर नहीं है, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू जीरो हम लेंगे। ठीक है बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे बारी आती है द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बेटा। जब हम आपको इंटरवल एस्टिमेशन पढ़ा रहे थे तो भी मैंने एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्रिएट किया था। मैंने आपको बोला था कि जिसका भी इंटरवल एस्टिमेशन बनाना है उस पैरामीटर का एक आप अनबायस एस्टिमेटर या कोई भी नॉर्मल पॉइंट एस्टिमेटर बनाइए, और फिर उसको ऐसा स्टैटिस्टिक्स, उससे ऐसा स्टैंडर्ड वेरिएट कन्वर्ट करिए जिसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है। वही काम यहाँ पे करना है। कैसे? देखिए, आप क्या करेंगे, सैंपल के मीन से आप एस्टिमेट कर सकते हैं पॉपुलेशन के मीन को, क्योंकि इसी के बारे में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आप कर रहे हो। तो आपको पता है एक्स बार फॉलो करेगा नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर बाई एन को। ठीक है। तो इसका मैं स्टैंडर्ड बना सकता हूं, जो भी इसका स्टैंडर्ड बनेगा वही टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि इस स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर मैं हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करूंगा। कैसे करूंगा वो अभी बात करेंगे। तो दिस इंप्लाइज द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज जेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन। ठीक है। बट जब भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लिखा जाता है वो हमेशा अंडर द नल हाइपोथेसिस लिखा जाता है। सो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज दिस अंडर H0। दैट मीन्स जो मेरा Z बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स बार माइनस म्यू जीरो डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट, एंड दिस मस्ट फॉलो नॉर्मल 0, 1।
तो अंडर द नल हाइपोथेसिस हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू निकाल ली। अब बारी आती है रिजेक्शन रीजन की। ये आपको पता है, मैंने 8.1 में आपको समझाया है। नाउ वी विल डिस्कस द रिजेक्शन रीजन। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। गौर से समझिए, आपको क्रिटिकल रीजन डिसाइड करना है कोरस्पॉन्डिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। ठीक है। अब जैसा कि तीन टाइप की अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी, तीन टाइप का ही क्रिटिकल रीजन बनेगा। बिल्कुल सिंपल है। क्रिटिकल रीजन का मतलब होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वो वैल्यू जहां पर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा है, H1 मेरा क्या है? सबसे पहले म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो। म्यू जीरो, नॉट म्यू, म्यू जीरो। देन रिजेक्शन रीजन इज जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अल्फा, जिसको हम राइट टेल कहेंगे। बात समझिए। वो कहता है कि अगर आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, क्या है? कि म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो। ठीक है। तो रिजेक्शन रीजन जो बढ़ेगा वो जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अल्फा। जेड क्या है? टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू। जेड अल्फा क्या है? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की टेबुलेटेड वैल्यू इन द राइट विद एरिया अल्फा। इसीलिए वो राइट टेल है, विद एरिया अल्फा। अब अल्फा क्या है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कह दीजिए, या प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर कह दीजिए, जैसा आपका दिल करे। ठीक। सिमिलरली मेरे बच्चों, जो सेकंड है, अगर मैं H1 बनाता हूं, म्यू इज लेस देन म्यू जीरो, देन रिजेक्शन रीजन इज जेड इज लेस देन इक्वल टू माइनस के जेड अल्फा, एंड दिस इज लेफ्ट टेल। समझ गए क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का अगर आप टेबल देखें तो ये सिमेट्रिक होता है अबाउट जीरो। तो राइट में अगर वैल्यू है जेड अल्फा, तो लेफ्ट में कन्फर्म वैल्यू होगी माइनस के जेड अल्फा। तो लेफ्ट में जाओगे तो माइनस के जेड अल्फा, राइट में जाओगे तो जेड अल्फा। सिंपल है बिल्कुल। नाउ थर्ड है मेरा, अगर मैं H1 बनाता हूं, विच इज म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू जीरो, देन रिजेक्शन रीजन इज जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अल्फा बाई टू, और जेड इज लेस देन इक्वल टू माइनस के जेड अल्फा बाई टू। दिस इज व्हाट? टू टेल्ड। ठीक है बेटा। ये टू टेल्ड क्यों हो रहा है? क्योंकि जो टोटल आपका एरिया ऑफ रिजेक्शन था अल्फा, उसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। दो पार्ट में कैसे ब्रेक कर दिया? अल्फा बाई टू लेफ्ट में ले लिया और अल्फा बाई टू राइट में ले लिया। तो जब मैं अल्फा बाई टू लेफ्ट में लूंगा, अल्फा बाई टू राइट में लूंगा, तो राइट वैल्यू जो बनेगी जेड अल्फा बाई टू, और जो लेफ्ट वैल्यू बनेगी वो माइनस के जेड अल्फा बाई टू बनेगी। तो ये हमने डिसाइड कर दिए रीजन ऑफ रिजेक्शन। आप समझ गए? इसका मतलब जो है वो कुछ ऐसा है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किस एरिया में बिलोंग करेगी। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैं जो केस ले रहा हूं H1, वो क्या है? म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो। ठीक है। रिजेक्शन रीजन क्या है आपका? रिजेक्शन रीजन क्या है? जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अल्फा, फॉर एग्जाम्पल। तो पता है वो क्या करेगा? वो करेगा इफ जेड कैलकुलेटेड इज
greater than z alpha, then we do not accept h0 या h0 is rejected, क्योंकि z की कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर रीजन में आ रही है, राइट रीजन में आ रही है, किसके? जेड अल्फा के। तो हम क्या करेंगे? h0 को रिजेक्ट कर देंगे, या हम डू नॉट एक्सेप्ट h0 भी लिख सकते हैं। ये मैटर ऑफ राइटिंग है। हो सकता है आपके टीचर ने किसी बात पे फोर्स किया हो कि नहीं नहीं आपको यही लिखना है, तो ऐसा एड सच नीड नहीं होती। तो हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट जो करते हैं वो सिंपली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बेसिस पर करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बेसिस पर ही रीजन ऑफ रिजेक्शन बन के आता है। अगर राइट टेल टेस्ट है, ग्रेटर वाली बात है, तो क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा कि जेड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अल्फा। लेफ्ट में डिफरेंट बनेगा, टू टेल में डिफरेंट बनेगा। तो ऐसे हम किसी भी पैरामीटर, या भाई फिलहाल तो हम जो है किसी भी पैरामीटर की बात नहीं कर रहे, फिलहाल तो हम मीन की बात कर रहे हैं, इसकी हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऐसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब एक एग्जाम्पल है आपका, अच्छा एग्जाम्पल है, तो वो मैंने बुक से लिया है। क्या कह रहा है? ए मैन्युफैक्चरर और स्प्रिंकलर सिस्टम यूज फॉर फायर प्रोटेक्शन इन ऑफिस बिल्डिंग क्लेम्स दैट द ट्रू एवरेज सिस्टम एक्टिवेशन टेम्परेचर इज 130 डिग्री। तो जो एवरेज टेम्परेचर है वो 130 डिग्री है, वो क्लेम करता है इस चीज का, कोई बात नहीं है। ए सैंपल ऑफ 9 सिस्टम्स व्हेन टेस्टेड, तो 9 यूनिट का हमने सैंपल ले लिया, 9 सिस्टम हमने लगाए, टेस्टेड, यील्ड ए सैंपल एवरेज एक्टिवेशन टेम्परेचर ऑफ 131.08 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऊपर वाला भी फ़ारेनहाइट है, लिखा नहीं होगा इसने, ठीक है। तो सैंपल का जो एवरेज दे रखा है, सैंपल का जो मीन दे रखा है 131.08 दे रखा है, ठीक है। if the distribution of activation time is normally with standard deviation 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, does the data contradict the manufacturer claim at a level of significance this, मतलब वो कह रहा है कि जो क्लेम है वो है 130 डिग्री फ़ारेनहाइट का। तो क्या जो डाटा है, जो सैंपल का मीन है, सैंपल का साइज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, अल्फा है, इस बेसिस पे आप कह सकते हो कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी जाएगी, है ना, या नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं कर दी जाएगी। डज द डाटा कंट्राडिक्ट द मैन्युफैक्चरर क्लेम, तो क्या ये डाटा मैन्युफैक्चरर के क्लेम को कंट्राडिक्ट करता है? तो कंट्राडिक्ट का मतलब है टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। कंट्राडिक्ट का मतलब है मेरी बात गलत है, वो गलत तो दोनों केसेस में हो सकती है, ठीक। अगर वो कहता है कि एटलीस्ट इतना ही टेम्परेचर रहेगा, तो वन टेल हो सकता था। तो ये मैंने बोला था कि वन टेल करोगे या टू टेल करोगे, लेफ्ट करोगे राइट करोगे, ये एग्जाम में क्वेश्चंस के ऊपर आपको डिपेंड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, तो वो काम बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई है वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले लेट म्यू इज इक्वल टू ट्रू एवरेज सिस्टम एक्टिवेशन टेम्परेचर। ठीक है बेटा, मैंने मान लिया जो एक्टिवेशन टेम्परेचर है वो म्यू है, सपोज फॉर एग्जांपल। तो अकॉर्डिंग टू रूल हाइपोथेसिस क्या है? म्यू इज इक्वल टू 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। अल्टरनेटिव क्या है? म्यू इज नॉट इक्वल टू 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब नल हाइपोथेसिस हो गई, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी। अब बारी आती है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की। तो मेरे बच्चों, z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू जीरो डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन। और ये जो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है z, वो फॉलो करेगा नॉर्मल 0,1 को, क्योंकि पेरेंट पॉपुलेशन मेरी नॉर्मल है, उसने दिया है। अभी जो अगले केस है उनमें पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं रहेगी, वो बात की बात है, फिलहाल वो इसने दिया है।
तो जेड कैलकुलेटेड सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। जेड कैलकुलेटेड, जेड कैलकुलेटेड ये सिर्फ लिखने का तरीका, आप जेड भी लिखेंगे काम चलेगा। तो जेड कैलकुलेटेड कैसे निकलेगा? जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उससे आप जेड की वैल्यू निकालिए। सैंपल का मीन किसके बराबर दिया गया है मेरे बच्चों? 131.08 माइनस म्यू जीरो कितना है? 130 डिवाइडेड बाय सिग्मा कितना है? 1.5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन, अंडर रूट ऑफ 9। ठीक, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.16। ठीक है। अब राइट नहीं, ये तो टू टेल टेस्ट है ना मेरा। हाँ ठीक है, टू टेल टेस्ट है। अब टू टेल टेस्ट है। हेयर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? कितना था अल्फा? 0.01, 0.01। तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा बाई टू इज इक्वल टू 0.005। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जेड अल्फा बाई टू यानी कि जेड 0.005 किसके बराबर है? 2.58 के। 2.58 के क्यों बराबर मैं लिख रहा हूं? क्योंकि ये टेबुलेटेड वैल्यू है। नाउ, नाउ सिंस टेस्टिंग इज टू टेल्ड, ठीक है बेटा, टेस्टिंग इज टू टेल्ड। अब अगर टेस्टिंग मेरी टू टेल्ड है तो क्रिटिकल रीजन कैसे बनेगा? टेस्टिंग इज टू टेल्ड, सो रीजन ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन, रीजन ऑफ रिजेक्शन इज जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड 0.005 और जेड लेस देन इक्वल टू जेड 0.005। ये क्रिटिकल रीजन मेरा बनना चाहिए, है ना, क्योंकि मैंने बता रखा है आपको ना। जेड कैलकुलेटेड किसके बराबर? जेड कैलकुलेटेड 2.58, नहीं, जेड कैलकुलेटेड है मेरा 2.16, 2.16। अब मेरे बच्चों क्या आया? 2.16। क्या ग्रेटर देन है 2.58 से? नहीं। क्या लेस देन है माइनस के 2.58 से? नहीं। सो दिस इज लेस देन 2.58 एंड ग्रेटर देन माइनस के 2.58। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा जो जेड कैलकुलेटेड वैल्यू आई है, विच इज जेड कैलकुलेटेड विच इज 2.16, वो रीजन ऑफ रिजेक्शन में नहीं है, क्योंकि जेड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अल्फा बाई टू या जेड की वैल्यू लेस देन माइनस के जेड अल्फा बाई टू नहीं है, इनके बीच में है। तो हम क्या बोलेंगे? वी डू नॉट रिजेक्ट, वी डू नॉट रिजेक्ट H0। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द बुक लैंग्वेज मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है जो कंट्राडिक्ट कर सके जो मैन्युफैक्चरर है उसके क्लेम को। बिल्कुल सिंपल था बच्चों, ऐसा कोई भी इसमें जो है रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम क्या करते हैं? हम सिस्टम को चेक करते हैं कि ये वैलिड है, वैलिड नहीं है, ट्रू रहने वाला है या ट्रू नहीं रहने वाला है। मतलब सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है यहाँ पे। आगे चलते हैं। तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस थी वो एक्सेप्ट हो गई। हमने कह दिया कि जो मैन्युफैक्चरर क्लेम कर रहा है उसकी बात सही है, वेरिएशन नहीं है ज्यादा विद रेस्पेक्ट टू द गिवन अल्फा साइज। इसमें अल्फा का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा, अब मेरा अगला टॉपिक है बीटा एंड द सैंपल साइज डिटर्मिनेशन। बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो बीटा होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। वहां पे हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि जो दो टाइप की एरर्स होती हैं स्टैटिस्टिक्स में, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, उसमें से जो टाइप 1 एरर है वो मोर सीरियस होती है, जिसको आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। वो मोर सीरियस होती है, मतलब समझ गए ना, वो बहुत खतरनाक होती है, जिसको हम प्रोड्यूसर रिस्क कहते हैं। तो हम क्या करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, कभी भी हम प्रोड्यूसर रिस्क को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने की कोशिश नहीं करते हैं।
तो हम उसको एक गिवन लेवल पर फिक्स कर देते हैं, और उसको गिवन लेवल पर फिक्स करके हम बीटा को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। बीटा क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, है ना, या एरर प्रोबेबिलिटी। तो टाइप 2 एरर के जो चांसेस हैं, जो टाइप 2 एरर है, उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, वो होता है बीटा। तो मिनिमाइज तो बाद में करेंगे, पहले हम बीटा को कैलकुलेट करेंगे, कोई बात नहीं। फिर यहीं पे एक टॉपिक है मेरा कि अगर मैं प्री डिफाइंड बीटा आपको दे दूं, अल्फा तो आपको पता है, और मैं बीटा को फिक्स कर दूं, तो उतना बीटा अचीव करने के लिए, उतना मिनिमम पॉसिबल बीटा फाइंड करने के लिए आपको कम से कम कितना सैंपल साइज चाहिए, ये भी मुझे डिटरमाइन करना पड़ता है। बहुत सिंपल है बच्चों, कोई ऐसा बिल्कुल भी जो है टेक्निकल टर्म नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक आपको समझने में समय लग सकता है। हालांकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसका रीजन है, कैलकुलेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला होते हैं। आपको बीटा का, आपको एन का फॉर्मूला मैं प्रूफ करूंगा, डिस्कस करूंगा, आपको याद रखना है, एग्जाम में जाके वो सीधा लगाना है। तो मेरा जो टॉपिक है वो बीटा एंड द सैंपल साइज डिटर्मिनेशन, बिल्कुल सिंपल है। इसमें भी कुछ कुछ केसेस बनेंगे। अभी ये पहला जो केस चल रहा था मेरा पॉपुलेशन नॉर्मल वाला, उसी के अंदर है ये। तो इसका भी सबसे पहले हम एक केस लेंगे, केस वन। क्या केस वन है? देखिए बच्चों, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तीन टाइप की बनाई थी, राइट टेल, लेफ्ट टेल और टू टेल। तो इसमें जो बीटा है, जो एन है, उसका नेचर इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप लेफ्ट टेल ले रहे हैं, राइट टेल ले रहे हैं, या टू टेल ले रहे हैं। तो मुझे तीनों केस आपके साथ डिस्कस करने पड़ेंगे। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहला केस है, कंसीडर द अपर टेल टेस्ट with rejection region z is greater than equal to z alpha। ठीक है, बाकी सब चीजें पता है आपको। अल्फा क्या है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। जेड अल्फा क्या है? क्रिटिकल वैल्यू है, जेड टेबल से। अब क्योंकि अपर टेल टेल है, अपर टेल टेस्ट है, तो रिजेक्शन रीजन आपको पता हो गया होगा, जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अल्फा बनने वाला है। ठीक है, नाउ बाय टेस्ट स्टैटिस्टिक्स थ्योरी, एक्स बार माइनस म्यू जीरो डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अल्फा। क्यों? क्योंकि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनता है अंडर द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मेरी म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो है ऑलरेडी। तो मैंने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनाया, और वो रिजेक्शन रीजन क्या है मेरा? रिजेक्शन रीजन है जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अल्फा। तो यहाँ पे मेरा एक्स बार माइनस म्यू जीरो अपॉन सिग्मा बाई रूट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अल्फा। ठीक है, अब इसको अगर मैं थोड़ा सा सोल्व करूं मेरे बच्चों, तो ये आ जाएगा, एक्स बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू जीरो प्लस जेड अल्फा इंटू सिग्मा बाई रूट एन। आप चाहे तो एक बार इसको चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपके सैंपल मीन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू जीरो प्लस जेड अल्फा इंटू सिग्मा बाई रूट एन बनी, तो कंफर्म आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये रिजेक्शन रीजन है। तो क्या मैं ये कह दूं, क्या मैं ये कह दूं कि एच जीरो विल नॉट बी रिजेक्टेड, will not be rejected if x bar is strictly less than mu 0 plus z alpha into sigma by रूट n। अब बात समझिए, अगर x बार ग्रेटर देन इक्वल टू था म्यू जीरो प्लस जेड अल्फा इंटू सिग्मा बाई रूट एन के, और आप उस पर रिजेक्ट कर रहे थे, तो एक्सेप्ट कहां करेंगे? अपोजिट में, कॉम्प्लीमेंट में आप एक्सेप्ट करेंगे उस रीजन में। तो रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस जो हो गया, वो क्या हो गया? एक्स बार इज लेस देन म्यू जीरो प्लस जेड अल्फा इंटू सिग्मा बाई रूट एन हो गया।
तो हम एक्सेप्ट कहाँ करेंगे, जब एक्स बार की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगी म्यू जीरो प्लस जेड अल्फा इंटू बाई सिग्मा बाई रूट एन से। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब एक छोटी सी बात करते हैं, क्या, लेट म्यू डैश बी ए पर्टिकुलर वैल्यू, बी ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ म्यू that exceeds the null value mu zero. That means mu dash is greater than mu zero. मतलब जो नल हाइपोथेसिस आपने डिसाइड करी थी म्यू जीरो वाली, है ना, नल हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो, उसका अल्टरनेटिव आप क्या कर रहे हैं, राइट टेल कर रहे हैं, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो। तो मैंने एक पर्टिकुलर अनदर वैल्यू जो पैरामीटर की है वो सजेस्ट कर दी, म्यू डैश। अब म्यू डैश जो है वो मेरा ग्रेटर देन है म्यू जीरो से, क्योंकि मुझे लेना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, राइट की तरफ मुझे एक्शन लेना है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ बीटा एट म्यू डैश, वैल्यू ऑफ बीटा एट म्यू डैश मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर, probability of type 2 error when the population mean value is assumed to be mu dash। अब नल हाइपोथेसिस वाला म्यू जीरो खत्म हो गया, अब वो कह रहा है कि मुझे बीटा चूज करना है ना, कि कम से कम मैं कितना बीटा ले सकता हूं। हाँ जी, कम से कम आप कितना बीटा ले सकते हैं। तो बीटा की वैल्यू कम होगी ज्यादा होगी ये डिपेंड करेगा कि मैंने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको क्या दी है। तो अब तक मैंने सिंपली ये बोला था कि म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन है म्यू जीरो से, लेकिन मुझे तो वैल्यू देनी पड़ेगी ना, मुझे फाइंड करनी पड़ेगी ना कि किस अल्टरनेटिव वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग बीटा आपको मिनिमम मिलने वाला है। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं अल्टरनेटिव देता हूं म्यू डैश, तो बीटा मुझे कितना मिलेगा, अब ये मिनिमम होगा या नहीं वो बाद में देखेंगे। बीटा मुझे कितना मिलेगा, सबसे पहले तो बीटा होता क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट एच जीरो इज एक्सेप्टेड व्हेन एच वन इज ट्रू, ये मतलब होता है इस चीज का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो या फिर आप कह दीजिए कि एच जीरो इज नॉट रिजेक्टेड व्हेन द ट्रू वैल्यू ऑफ म्यू इज म्यू डैश, क्योंकि म्यू इज म्यू डैश मैं मान चुका हूं ट्रू वैल्यू। तो बीटा क्या होगा, एच जीरो इज नॉट रिजेक्टेड गिवन दैट म्यू इज इक्वल टू म्यू डैश। मैंने मान लिया कि एच जीरो जो है वो रिजेक्टेड नहीं होगा या एक्सेप्टेड होगा व्हेन म्यू इज इक्वल टू म्यू डैश। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों प्रोबेबिलिटी दैट एच जीरो इज नॉट रिजेक्टेड कब था, जब एक्स बार की वैल्यू लेस देन थी म्यू जीरो प्लस जेड अल्फा इंटू सिग्मा बाई रूट एन से। तो इसका मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी मैं पूछ रहा हूं आपसे वो क्या है, एक्स बार इज लेस देन म्यू जीरो प्लस जेड अल्फा इंटू सिग्मा बाई रूट एन गिवन दैट म्यू इज इक्वल टू म्यू डैश। बिल्कुल सिंपल है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बार माइनस म्यू डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन, तो ये लेस देन बन जाएगा म्यू जीरो माइनस के म्यू डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन प्लस जेड अल्फा। आप चेक कर सकते हो मैंने क्या किया है, क्योंकि म्यू की ट्रू वैल्यू थी म्यू म्यू डैश, तो एक्स बार को मैंने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में बनाने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले तो मैंने दोनों तरफ म्यू डैश सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर मैंने दोनों तरफ से सिग्मा बाई रूट एन से डिवाइड कर दिया, तो जो मेरा बन के आया है ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन के आया। यहाँ पे ये जो चीज है जो मैंने सर्किल की है, दिस इज व्हाट नाउ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, क्योंकि अब जो म्यू की वैल्यू है वो मैं म्यू डैश मान चुका हूं। तो ये जो मेरी वैल्यू बनेगी मेरे बच्चों, नाउ दिस इज कैपिटल फाई जेड अल्फा प्लस म्यू जीरो माइनस म्यू डैश
डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन बनेगी, जहां पर जो पी एक्स है, नाउ दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट z is less than equal to x. This is what? PDF of standard normal variate 0,1। ये सब चीजें आपने सेमेस्टर 1 में मेरे बच्चों पढ़ी होंगी, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई गई होंगी। तो अगर आप कोशिश करें, देखें, जो ये एक्सप्रेशन मैंने बनाया है, कैपिटल फाई जेड अल्फा प्लस म्यू जीरो माइनस म्यू डैश समथिंग समथिंग समथिंग, इसकी जो वैल्यू है वो म्यू डैश के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक, जो कि फंक्शन है बीटा का, या बीटा फंक्शन है म्यू डैश का। तो मुझे म्यू डैश कुछ इस तरीके से चूज करना है सच दैट द बीटा बिकम डिक्रीजिंग, है, मिनिमम लेवल पे डिक्रीज हो जाए। अब देखिए, अगर म्यू डैश की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है बेटा, तो म्यू डैश की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी और म्यू डैश म्यू जीरो से बड़ा है, तो एक्चुअली में म्यू जीरो माइनस म्यू डैश नेगेटिव बनेगा। और जैसे जैसे म्यू डैश की वैल्यू इंक्रीज करती चली जाएगी, म्यू जीरो माइनस म्यू डैश अपॉन सिग्मा बाई रूट एन ज्यादा नेगेटिव होता चला जाएगा, ज्यादा नेगेटिव होता चला जाएगा। और जो बीटा है वो लेफ्ट का एरिया है, क्योंकि जेड इज लेस देन आ रहा है मेरा, तो जो बीटा की वैल्यू है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो यहां से हमें एक हिंट मिल गया कि जैसे जैसे म्यू डैश की वैल्यू इंक्रीज होगी, वैसे वैसे आपके जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर है वो डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। अब वो कह रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं और मैं अल्फा को फिक्स कर दूं, तो बीटा की जो वैल्यू है वो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, या मैं कैसे रिलेशनशिप बना सकता हूं। सिंपल मैंने कर दिया, बीटा कोरस्पॉन्डिंग टू म्यू डैश, या मैं ये कह दूं कि अगर बीटा मैंने फिक्स कर दिया तो म्यू डैश कितना चाहिए, या मैं ये कह दूं कि भाई मैंने गिवन म्यू डैश कर दिया, म्यू डैश प्री डिफाइंड कर दिया, तो बीटा की वैल्यू बताइए। बीटा की वैल्यू इसी के तो बराबर है जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बीटा की वैल्यू मैं क्या कंसीडर करूंगा, बीटा आई विल कंसीडर द फाई जेड अल्फा प्लस म्यू जीरो माइनस म्यू डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन फॉर फिक्स्ड अल्फा एंड डिफाइंड म्यू डैश। डिफाइंड म्यू डैश को कुछ लोग गिवन म्यू डैश, अचीवेबल म्यू डैश, आप जैसे मर्जी लिखिए, उससे उतना कोई फर्क नहीं पड़ना होता है। ये सब सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से जो है कैलकुलेट करेंगे। अब बारी आती है एन की। एन मतलब अगर उसने बीटा आपको कैलकुलेट कर लिया, बीटा इसके बराबर आ गया, अल्फा आपको गिवन दे दिया, म्यू डैश आपको डिफाइंड दे दिया, तो ये जो चीजें आप कर रहे हैं ये हो जाएं, इसके लिए आपको सफिशिएंट सैंपल साइज चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि गिवन अल्फा और डिफाइंड म्यू डैश के लिए जो बीटा आपने बनाया, जो मिनिमम पॉसिबल एरर आपने बनाई, उसको अचीव करने के लिए कम से कम कितना यूनिट का सैंपल चाहिए। अब क्वेश्चन ये है, ठीक, सिंपल है बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो सिंस बीटा जो है वो मेरा बराबर है कैपिटल फाई जेड अल्फा प्लस म्यू जीरो माइनस म्यू डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन, ठीक है। अब ये है किसके बराबर, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज लेस देन इक्वल टू जेड अल्फा प्लस म्यू जीरो माइनस म्यू डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बीटा की आपसे बात करूं, बीटा प्रोबेबिलिटी दी गई है, तो बीटा को आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज लेस देन इक्वल टू माइनस के जेड बीटा। क्योंकि कंपेयर करने के लिए ये भी मैंने लेफ्ट का रीजन ले लिया, तो मुझे ये भी लेफ्ट का रीजन लेना पड़ेगा। भाई बीटा क्या है, एरिया है कहीं का, और मैं राइट हैंड साइड की तरफ अगर लेफ्ट का एरिया कंसिडर कर रहा हूं, तो मैं राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट का एरिया कंसिडर करूंगा। और जब जेड टेबल लेफ्ट में जाती है तो माइनस के जेड अल्फा होता है। अब यहाँ जेड अल्फा नहीं, जेड बीटा होगा, क्योंकि जो एरिया है वो बीटा है।
अब दोनों का अगर आप कंपेयर कर देंगे मेरे बच्चों, तो क्या मिल जाएगा आपको? माइनस के जेड बीटा इज इक्वल टू जेड अल्फा प्लस म्यू जीरो माइनस म्यू डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन। ठीक है बेटा, इसको जैसे ही आप सिंपलीफाई करेंगे, एन की वैल्यू जो आएगी वो सिग्मा जेड अल्फा प्लस जेड बीटा डिवाइडेड बाय म्यू जीरो माइनस म्यू डैश का होल स्क्वायर, ये आपके एन की वैल्यू आएगी। अब ये जो राइट हैंड साइड यहां लिखी है, ये कोई इंटीजर नहीं है, ये एक फ्रैक्शन नंबर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, मिनिमम पॉसिबल एन चाहिए। मिनिमम पॉसिबल एन का मतलब है जिससे कम होने पर या जिसके बराबर होने पर आपका अचीवमेंट ना मिले। तो जो भी ये फ्रैक्शन नंबर बनेगा, इससे बड़ा नेचुरल नंबर लेना है आपको। जैसे मान लीजिए 19.1 बन गया, तो आपको 20 लेना है। 19.99 बना तो भी आपको 20 लेना है। राउंड ऑफ मत कर देना, हमेशा एन की वैल्यू नियरेस्ट बड़ा नंबर होती है, ग्रेटर नंबर होती है, कि कम से कम मुझे इतना सैंपल साइज चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए वो 0.001 भी है ना, तो भी उससे आपको एक साइज बड़ा ही करना पड़ता है। ये रूल है मेरे बच्चों, ठीक है बेटा। चलिए जी, खैर, तो आगे चलते हैं। तो यहां पे मैंने आपको जो है थोड़ा सा बीटा और सैंपल जो सैंपल साइज है उसके डिटर्मिनेशन के बारे में थोड़ा सा लॉजिक समझाया आपको। ज्यादा चीजें अगर समझ में नहीं आ रही है तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला डन कर लीजिएगा। बीटा की वैल्यू ये होती है, ठीक, और एन की वैल्यू ये होती है। बस आप ये भी याद कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। अल्फा देगा, बीटा देगा, म्यू जीरो देगा, म्यू डैश देगा, सब वो देगा आपको, ठीक। चलिए, अब हम मेरे बच्चों इसी में हम केस टू लेके चलते हैं। केस टू लेके चलते हैं, क्या है? फॉर लोअर टेल्ड। तो लोअर टेल टेस्ट में क्या होगा? जेड इज लेस देन इक्वल टू माइनस के जेड अल्फा। क्रिटिकल रीजन मेरा ये बनने वाला है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनने वाली है? म्यू इज लेस देन म्यू जीरो। ये सब चीजें मैंने देखी। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू जीरो डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन, दिस फॉलो नॉर्मल 0,1। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज। अकॉर्डिंग टू रीजन ऑफ रिजेक्शन, according to region of rejection, H0 will be rejected if x bar minus mu 0 divided by sigma by root n is less than equal to माइनस के जेड अल्फा। ठीक है बेटा, सिंपल है बिल्कुल। तो अब अगर हम ये कह दें, क्या कह दें? नाउ दिस इंप्लाइज एक्स बार इज लेस देन इक्वल टू माइनस के जेड अल्फा इंटू सिग्मा बाई रूट एन प्लस के म्यू जीरो। बिल्कुल आप कह सकते हैं, ठीक। नाउ दिस इंप्लाइज व्हाट? एच जीरो विल नॉट बी रिजेक्टेड। एच जीरो, एक सेकेंड, विल नॉट बी रिजेक्टेड इफ एक्स बार इज ग्रेटर देन म्यू जीरो माइनस के जेड अल्फा इंटू सिग्मा बाई रूट एन। ठीक है बेटा, सिंपल है बिल्कुल। तो एक्सेप्ट कब करेंगे? जब सिनेरियो मेरे टाइप का बनेगा। फिर से वही बात, लेट अस कंसीडर, ये आपको एग्जाम में कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में डायरेक्ट आपको रूल याद रखना है, लेफ्ट टेल तो ऐसा, राइट टेल तो ऐसा, टू टेल तो ऐसा। बस आपको मैं समझा रहा हूं ये आया कैसे, ठीक है। लेट अस कंसीडर
म्यू डैश एज म्यू डैश इज लेस देन म्यू जीरो। अब आप समझ गए होंगे म्यू डैश इज लेस देन म्यू जीरो मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं लेफ्ट टेल की बात कर रहा हूं। ठीक है। देन द बीटा corresponding to mu dash is what? Probability that do not reject h जीरो, यानी कि x बार इज ग्रेटर देन म्यू जीरो माइनस के जेड अल्फा इंटू सिग्मा बाई रूट एन, गिवन दैट म्यू इज इक्वल टू म्यू डैश। सिंपल है बिल्कुल। ठीक। नाउ दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी दैट x बार माइनस म्यू डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन इज ग्रेटर देन माइनस के जेड अल्फा प्लस म्यू जीरो माइनस के म्यू डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन। बिल्कुल ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज ग्रेटर देन माइनस के जेड अल्फा प्लस म्यू जीरो माइनस म्यू डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन। ठीक है बेटा। अब इसको हम बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, दिस इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज लेस देन इक्वल टू माइनस के जेड अल्फा प्लस म्यू जीरो माइनस के म्यू डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन। ये ले लिया। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो वन माइनस कैपिटल फाइव, अंदर क्या बच गया, माइनस के जेड अल्फा प्लस म्यू जीरो माइनस के म्यू डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन। ये बन के आ गया। सिंपल है बिल्कुल। अब जब ये बन के आ गया तो आपको पता है ना ये किसके बराबर है, और वो सारी चीजें मैं पहले समझा चुका हूं। ये चीज, ये वैल्यू बराबर है आपकी किसके, के बीटा के। तो अब अगर वही फिक्स एन कर दूं, प्री डिफाइंड कर दूं, और बीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसी के तो बराबर होगी। सो दिस इंप्लाइज सो दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू वन माइनस फाइव माइनस के जेड अल्फा प्लस म्यू जीरो माइनस के म्यू डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन। ठीक है। तो बीटा की वैल्यू यहां पे जो बनी वो इसके बराबर बनी। नाउ नाउ वी फाइंड एन एस। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए बीटा क्या है मेरा, वन माइनस कैपिटल फाइव माइनस के जेड अल्फा प्लस म्यू जीरो माइनस के म्यू डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन। नाउ दिस इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज ग्रेटर देन माइनस के जेड अल्फा प्लस म्यू जीरो माइनस म्यू डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे पिछले वाले में जो मैंने बीटा को रिप्रेजेंट किया था वो लेफ्ट टेल में किया था, यहाँ पे राइट पे करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जेड इज ग्रेटर देन समथिंग है ना, तो यहाँ पे राइट में दे रखा है रीजन, तो इसको भी राइट में कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बीटा हो जाएगा दैट इज जेड इज ग्रेटर देन जेड बीटा, बात खत्म। अब दोनों का अगर कंपैरिजन आप कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा जेड बीटा इज इक्वल टू माइनस के जेड अल्फा प्लस म्यू जीरो माइनस म्यू डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन। मिला। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको एन की वैल्यू मिलेगी सिग्मा जेड अल्फा प्लस जेड बीटा डिवाइडेड बाय म्यू जीरो माइनस म्यू डैश का होल स्क्वायर, दैट्स इट। एन की वैल्यू आपको मिलेगी वेरी इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। और आप गौर से अगर इसको देखें, एन की वही वैल्यू है जो राइट टेल में थी। इसका मतलब एन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। नाउ अब हम बात करेंगे मेरे बच्चों थर्ड केस की। केस थ्री, जिसमें हमारा टू टेल टेस्ट है। क्या है? टू टेल टेस्ट मतलब म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू जीरो। ठीक है। सो रिजेक्शन रीजन,
रिजेक्शन रीजन क्या है? जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अल्फा बाई टू, और जेड इज लेस देन इक्वल टू माइनस के जेड अल्फा बाई टू। बिल्कुल सिंपल। चलिए, इसका मतलब हुआ एक्स बार माइनस के म्यू जीरो डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन इज लेस देन इक्वल टू माइनस के जेड अल्फा बाई टू, और एक्स बार माइनस के म्यू जीरो डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अल्फा बाई टू. Now this implies what? X bar is less than equal to mu 0 minus z alpha by 2 into sigma by root n, or x bar is greater than equal to mu 0 plus z alpha by 2 into sigma by root n. ये आ गया मेरा। तो या तो ऐसा होगा तो भी रिजेक्ट होगा, तो भी एक्सेप्ट होगा, बट दिस इंप्लाइज व्हाट? H0 will not be rejected जब इन दोनों के बीच में आएगा। कब? जब एक्स बार बड़ा हो जाएगा किससे? म्यू जीरो माइनस के जेड अल्फा बाई टू इंटू सिग्मा बाई रूट एन से, और छोटा हो जाएगा किससे? म्यू जीरो प्लस जेड अल्फा बाई टू इंटू सिग्मा बाई रूट एन से। ठीक है बेटा, एक सेकेंड, इससे हो जाएगा। तो डू नॉट रिजेक्ट आ गया। फिर से वही बात है, लेट अस कंसीडर, लेट म्यू इज इक्वल टू म्यू डैश विच इज नॉट इक्वल टू म्यू जीरो, हमने कंसीडर कर लिया। देन क्या मिलेगा? बीटा एट म्यू डैश बराबर होगा प्रोबेबिलिटी दैट डू नॉट रिजेक्ट एच जीरो, और वो क्या है? म्यू जीरो माइनस के जेड अल्फा बाई टू इंटू सिग्मा बाई रूट एन इज लेस देन एक्स बार इज लेस देन म्यू जीरो प्लस जेड अल्फा बाई टू इंटू सिग्मा बाई रूट एन, गिवन दैट म्यू इज इक्वल टू म्यू डैश मेरे बच्चों। ठीक है, वही सब काम करते चले जाइए। नाउ दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट म्यू जीरो माइनस के म्यू डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन माइनस के जेड अल्फा बाई टू इज लेस देन एक्स बार माइनस म्यू डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन इज लेस देन म्यू जीरो माइनस के म्यू डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन प्लस के जेड अल्फा बाई टू। इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करें, आपने सेमेस्टर वन में ये सब चीजें की होंगी। द वैल्यू इज द कैपिटल फाई जेड अल्फा बाई टू प्लस म्यू जीरो माइनस के म्यू डैश बाई सिग्मा बाई रूट एन माइनस कैपिटल फाई माइनस के जेड अल्फा बाई टू प्लस म्यू जीरो माइनस के म्यू डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट। आ गया है बेटा? अब यही वो बात है, फिर से ये बीटा के बराबर आ गया, तो दिस इंप्लाइज दिस इज माई बीटा। चलिए, नाउ वी फाइंड एन। नाउ वी फाइंड एन। देखिए बच्चों, बीटा की जो वैल्यू आई वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे मैं बीटा का कंपेयर नहीं कर सकता जैसे पहले कर रहा था। तो हमने क्या काम किया, इसका एक पार्ट ले लिया, कोई भी एक पार्ट ले लीजिए आप। सो लेट अस कंसीडर बीटा विच इज अप्रोक्सीमेटली कैपिटल फाइव जेड अल्फा बाई टू प्लस म्यू जीरो माइनस म्यू डैश बाई सिग्मा बाई रूट एन। और मैं अब इसको बराबर नहीं, मैं अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू चलेगी। अब ये लिखते ही मेरा काम हो जाएगा। कैसे? जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा जेड अल्फा बाई टू प्लस म्यू जीरो माइनस के म्यू डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन इज इक्वल टू माइनस के जेड बीटा। अब ये सब अप्रोक्सीमेटली चल रहा है, तो लास्ट में जाके अप्रोक्सीमेटली लिख दूंगा, बात खत्म। ठीक है, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो वेरी सिंपल, जैसे पहले किया था, एन की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा जेड अल्फा बाई टू प्लस जेड बीटा डिवाइडेड बाय म्यू जीरो माइनस के म्यू डैश का होल स्क्वायर। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है,
बिल्कुल सब सेम है, लेकिन वहां पर जेड अल्फा था, यहां पर जेड अल्फा बाई 2 है। क्यों? क्योंकि टू टेल्ड सिनेरियो है। अगर वन टेल्ड सिनेरियो होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। यहां पे क्या क्या सिनेरियो है? टू टेल्ड टेस्टिंग हमारे पास चल रही है। तो टू टेल्ड टेस्टिंग में यही होगा कि अल्फा बाई 2 रीजन मैंने इस तरफ दे दिया, अल्फा बाई 2 रीजन मैंने दूसरी तरफ छोड़ा हुआ है। अब वो कौन सा रीजन किस तरफ छोड़ा हुआ है, वो आपको मेरे बच्चों देखना पड़ेगा। सिंपल है चीजें बिल्कुल। तो होप सो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे वर्क करते हैं। खैर अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है, एक सेकंड। अब वो केस 2 चलेगा जब हम लार्ज सैंपल की बात कर रहे थे। लार्ज सैंपल कौन सा? कि भाई अगर मान लीजिए ओरिजिनल पॉपुलेशन आपकी नॉर्मल नहीं है और सैंपल का वेरिएंस अननोन है, तो आप कैसे काम करेंगे? तो जो केस 2 था, लार्ज सैंपल टेस्ट, अब हम उस पर वर्क करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने इंटरवल एस्टिमेशन में भी पढ़ाया था कि अगर पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो अननोन है, या पॉपुलेशन खुद में नॉर्मल नहीं है, बट जो आपका सैंपल का जो साइज है वो लार्ज है, तो एनी हाउ हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल कह सकते हैं। बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम जैसे मैंने आपको पढ़ाई है। बीटा भी ऐसे ही निकलेगा, एन भी ऐसे ही निकलेगा। बस समझा देता हूं कि सिनेरियो क्या है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? सबसे पहले तो ए नॉट नॉर्मल पॉपुलेशन विद अननोन सिग्मा बट लार्ज सैंपल साइज। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। मेरी जो पेरेंट पॉपुलेशन है वो नॉर्मल नहीं है, ओके, उसका वेरिएंस अननोन है, लेकिन सैंपल का जो साइज है वो लार्ज है। तो इन दिस केस बाय द सीएलटी, सो बाय सीएलटी सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जेड जो बनेगा दैट इज एक्स बार माइनस के म्यू जीरो डिवाइडेड बाय एस divided by root n. Now this follow approximately normal 0,1 where s square is defined as 1 upon n minus 1 summation I goes from 1 to n x I minus x bar का होल स्क्वायर, और इसको कह दूं एज n लार्ज। ठीक है, ये जो भी हो रहा है वो लार्ज के बेसिस पर हो रहा है। तो यहां पे जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनेगा, सो अंडर एच जीरो that mu is equal to mu zero, the test statistics is z is equal to x bar minus mu zero divided by s by root n, and this follow approximately normal 0,1। सिंपल था मेरे बच्चों, बिल्कुल ऐसा जो है कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो अब हम मतलब इसमें आगे अब कुछ नहीं करना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बना दिया, बाकी सारा प्रोसीजर वही है जो पहले आपका चल रहा था। समझ गए? चलिए अब तीसरा केस मेरे बच्चों हम लेके चलते हैं। ए नॉर्मल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो पेरेंट पॉपुलेशन है वो नॉर्मल है, लेकिन वेरिएंस जो है वो अननोन है और सैंपल का साइज जो है वो स्मॉल है। तो जैसे ही मैंने ये सब चीजें लिखी, आप तुरंत समझ गए होंगे सुधीर सर आप टी टेस्ट, टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी स्टैटिस्टिक्स बनाने के मूड में है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल वेरी इजी। ठीक है, तो पॉपुलेशन मैंने दे दिया लेट x1 x2 डॉट डॉट xn फॉलो IID नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, बट सिग्मा स्क्वायर इज अननोन। ठीक है, एंड सैंपल साइज n इज स्मॉल। ये ध्यान रखिएगा, सैंपल साइज इज स्मॉल। तो अकॉर्डिंग टू रूल, सो दिस इंप्लाइज
एक्स बार माइनस के म्यू डिवाइडेड बाय एस बाई रूट एन फॉलो करेगा टी डिस्ट्रीब्यूशन को विद एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, जहां पर मेरा एस स्क्वायर बराबर है वन अपॉन एन माइनस वन समीशन आई गोज फ्रॉम वन टू एन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल। तो अब मैं क्या करूंगा मेरे बच्चों, मैं जेड पर काम ना करके मैं काम करूंगा टी डिस्ट्रीब्यूशन पर विद एन माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टेस्टिंग प्रोसीजर क्या आ गया? सो टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले एच जीरो हम बनाएंगे, किसके बराबर? म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो के बराबर। अल्टरनेटिव वही जो आपका दिल करे, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो, लेस देन म्यू जीरो, नॉट इक्वल टू म्यू जीरो। ठीक है बेटा, अब जैसे मर्जी बनाइए, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बेसिस पर आप क्रिटिकल रीजंस जो है डिसाइड करते हैं, उनको ले लीजिए। सो रीजन ऑफ रिजेक्शंस आर कैसे हैं? पहला केस, अगर एच वन आपने बनाया, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो, ठीक है, तो इन दिस केस क्या होगा? रिजेक्शन रीजन ऑफ ए अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज टी, मतलब जो टी मतलब जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनेगा, आप उसको स्मॉल टी लिखे, कैपिटल टी लिखे, जैसे यहाँ लिखा है ना एक्स बार, जैसे मर्जी लिखिए टी। चलिए लिख देता हूँ, विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस के म्यू जीरो अपॉन एस बाई रूट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी अल्फा विद एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। बिल्कुल सेम रहना है बच्चों। सेकंड है, अगर आप एच वन लेते हैं, म्यू इज लेस देन म्यू जीरो, ठीक है, तो इस केस में रिजेक्शन रीजन ऑफ ए अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज टी लेस देन इक्वल टू माइनस के टी अल्फा विद एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये लेफ्ट टेल हो गया। सिमिलरली थर्ड जो मेरा पॉइंट है, एच वन अगर आप बनाते हैं, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू जीरो, नाउ इन दिस केस क्या होगा? टी इज लेस देन इक्वल टू माइनस के टी अल्फा बाई टू विद एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, और टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी अल्फा बाई टू विद एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों है, क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है। तो अल्फा बाई टू रीजन मैंने दोनों तरफ दे दिया। अल्फा बाई टू लेफ्ट दूंगा तो उसका वैल्यू माइनस के टी अल्फा बाई टू विद एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, और राइट में दूंगा तो टी अल्फा बाई टू विद एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों, कोई भी ऐसा जो है टिपिकल टास्क इसमें मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है बेटा, अब ये तो था हमारा रीजन ऑफ रिजेक्शन का कॉन्सेप्ट, कि भाई कब आपकी पॉपुलेशन एक्सेप्ट होगी, कब रिजेक्ट होगी, हाइपोथेसिस के बारे में जो हम बात कर रहे थे। अब यहां पे अगर हम बीटा की बात करें, तो यहां पे बीटा और एन निकालना एक्सट्रीमली टिपिकल टास्क है। तो मतलब ये एक तरीके से आपके आउट ऑफ द बॉक्स है आपके लिए। तो स्टैटिस्टिशियन कहते हैं कि आप अगर टी पॉपुलेशन बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे बीटा इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो आप अप्रोक्सीमेट कर लीजिएगा बाय द नॉर्मल, भले ही सैंपल साइज कुछ भी हो। तो इस केस में हम बीटा और एन बिल्कुल सेम ऐसा रखेंगे जैसा हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो कोई डोंट वरी, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं होती। चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्चों। आगे जो मेरा टॉपिक है वो क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि कुछ क्वेश्चंस मैं लूंगा
जो आपके PYQ से रिलेटेड होंगे। सारे नहीं ले सकता हूँ बेटा, देखिए ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, सारे तब कभी बाद में ले लेंगे, लेकिन अभी सारे नहीं लिए जा सकते हैं, इतना समय नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या करा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉर द प्रॉब्लम इन एग्जाम्पल 8.7। तो एग्जाम्पल 8.7 से डाटा मैंने लिया हुआ है, वो मैं डाटा आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। फिर कुछ 4 पार्ट है इसके, क्या दिया है, सैंपल मीन दे दिया, अल्फा दे दिया, व्हाट इज द डिसीजन, मतलब आपको बताना है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। सब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले तो जो मेरा सेक्शन था, एग्जाम्पल था 8.7, उसका डाटा मैं ले लेता हूँ। वहां पे मेरा हाइपोथेसिस था H0 दैट म्यू इज इक्वल टू 30,000। ठीक है, H1 मेरा था म्यू इज ग्रेटर देन 30,000, तो राइट टेल्ड सिनेरियो था वहां पे, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, नाउ सैंपल का जो साइज था वो 16 था, पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो 1500 था, और अल्फा जो यहाँ पे दिया है वो 0.01 है। इसका मतलब जो जेड अल्फा मेरा बनेगा वो 2.33 बनेगा। क्योंकि राइट टेल टेस्ट है तो सारा का सारा जो रीजन है मुझे एक तरफ देना है, तो मैंने वैल्यू पहले लिख ली। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ एक्स बार इज इक्वल टू दिस वन एंड लेवल आपको दे रखा है, व्हाट इज द डिसीजन। तो चलिए ए पार्ट को हम बच्चों सोल्व करते हैं। एक्स बार किसके बराबर दिया है, 3960। ठीक है, अल्फा किसके बराबर दिया है, 0.01। तो ऑब्वियसली बात है जेड अल्फा जो हो गया मेरा वो 2.33 के बराबर हो गया। सो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जेड क्या बनेगा, एक्स बार माइनस के म्यू जीरो डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन। वो तो मैंने बता ही दिया था कि जेड की वैल्यू बनती है अंडर द नल हाइपोथेसिस। अब ये सारी वैल्यू अगर आप इसमें डाल दें, सारी वैल्यू कैसे डाल सकते हैं आप, ये क्या है, 30960 माइनस 30000 डिवाइडेड बाय 1500 होल डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 16। तो यहाँ से आपका जो जेड कैलकुलेटेड बन के आया वो आया 2.56। ठीक है बेटा, नाउ जेड कैलकुलेटेड विच इज 2.56 इज ग्रेटर देन जेड अल्फा। तो क्या होगा मेरे बच्चों, रीजन ऑफ रिजेक्शन में चली गई आपके जेड स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू, ग्रेटर आ गई ना जेड अल्फा से। जेड अल्फा कितना था, 2.33, तो हम क्या बोलेंगे, वी रिजेक्ट H0। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, बिल्कुल सिंपल। ठीक है मेरे बच्चों, अब इसके बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट क्या था, इफ ए लेवल 0.01 टेस्ट इज यूज, व्हाट इज बीटा, 30500 पे आपको बीटा निकालना है। तो मतलब यहाँ पे उसने क्या कर दिया, हेयर अल्फा की वैल्यू 0.01 एंड म्यू डैश की वैल्यू कितनी है, 30500। ठीक है, 30,500 वैल्यू दे दी। अब क्या निकालना है आपको, बीटा निकालना है एट म्यू डैश विच इज व्हाट, बीटा निकालना है एट 30500। अकॉर्डिंग टू रूल दिस इज कैपिटल फाइव जेड अल्फा प्लस म्यू जीरो माइनस के म्यू डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन। देखिए बच्चों, ये मैंने बताया था आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कैसे आया वो हमने प्रोसीजर पढ़ लिया, बट यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला होना चाहिए आपको। सो नाउ दिस इंप्लाइज व्हाट, कैपिटल फाइव ब्रैकेट जेड अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2.33, ये पहले ही निकाल चुका हूं मैं। म्यू जीरो की वैल्यू कितनी है, 30,000 माइनस दिस इज 30,500 होल डिवाइडेड बाय 1500 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 16। इसको सोल्व करोगे तो ये कैपिटल फाइव 1 के बराबर आएगा विच इज 0.8413। ये सब चीजें आपको टेबल से मिलेंगी, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ठीक है बेटा, तो बीटा की वैल्यू हम लोगों ने डिसाइड कर दी।
अब सी पार्ट है बीटा एट 30500 पे हमने कैलकुलेट कर दिया। सी पार्ट है इफ ए लेवल 0.01 test is used and is also required that beta which is 0.05 what is the sample size is necessary। देखिए मेरे बच्चों, ये बात थ्योरी पढ़ाते टाइम मैंने आपको बोला था कि आपने बीटा निकाल दिया, फिर आपने क्या किया, बीटा को प्री डिफाइंड कर दिया और रिक्वायर्ड सैंपल साइज पूछ लिया। तो म्यू डैश फिक्स हो गया, अल्फा फिक्स हो गया और बीटा भी फिक्स हो गया। तो रिक्वायर्ड आपको सैंपल साइज पूछ लिया। तो अगर हम इसका सी पार्ट देखें, सी पार्ट देखें इसका, ठीक है, बी हमारा हो गया। अगर हम इसका सी पार्ट देखें तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.01, बीटा की वैल्यू कितनी दी है एट 0.05। सो दिस इंप्लाइज एन की वैल्यू किसके बराबर बनेगी, फॉर्मूला क्या था, सिग्मा जेड अल्फा प्लस जेड बीटा डिवाइडेड बाय म्यू जीरो माइनस म्यू डैश का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, सारी वैल्यू डालो। सारी वैल्यू क्या डालेंगे, 1500, जेड अल्फा कितना है 2.33 प्लस जेड बीटा कितना है 1.645, क्योंकि z 0.05 पे वैल्यू होती है 1.645, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, नाउ डिवाइडेड बाय 30,000 माइनस 30,500 का होल स्क्वायर। मेरे बच्चों, इसको सोल्व करोगे तो n की वैल्यू 142.2 आ जाएगी। इसका मतलब n इज इक्वल टू 143। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि भाई नियरेस्ट इंटीजर नहीं लेते, बिगेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर हम लेते हैं। तो बिल्कुल जो है ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। अब देखिए मेरे बच्चों, अच्छा और भी पार्ट बच गया कोई, डी। इफ क्या कह रहा है, इफ एक्स बार इज इक्वल टू 30960, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट अल्फा एट विच अल्फा H0 कैन बी रिजेक्टेड बेस्ड ऑन सैंपल साइज 16। ठीक है, देखिए बेटा, अभी एक टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे चल के, दैट इज पी वैल्यू। उसकी भी मैं यूनिट आपको पढ़ाऊंगा, वीडियो बना के दूंगा। तो पी वैल्यू वो टॉपिक है। एक्चुअली पी वैल्यू रफली अगर आप समझे, वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होता है अल्फा का। मैंने बताया था आपको कि जो अल्फा होता है वो मोर सीरियस होता है। तो हम इसको कभी भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज नहीं करते, लेकिन जितने पॉसिबल लेवल पर हम इसको रख सकते हैं कि H0 हमारी रिजेक्टेड है, H0 कैन बी रिजेक्टेड अगर हो जाए, स्मॉलेस्ट अल्फा लेके चलते हैं, वो पी वैल्यू होती है। तो पी वैल्यू का कॉन्सेप्ट हम आगे डिस्कस करेंगे, बट यहां पे मैंने आपको समझा दिया कि जितना भी पी वैल्यू होगा वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगा अल्फा का, एट विच H0 कैन बी रिजेक्टेड। ठीक, सिंपल है बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम देखें, मान लो ये आपका डी पार्ट है, अगर हम देखें एक्स बार किसके बराबर दिया है 30960, ओके, सैंपल साइज है 16 के बराबर। तो सबसे पहले हम जो सैंपल का मीन दिया है, इससे हम पी वैल्यू निकालने के लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू निकालते हैं। सो जेड कैलकुलेटेड या जेड, दैट इज एक्स बार माइनस म्यू जीरो डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन। पी वैल्यू निकालने के लिए हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो दिस इज व्हाट 3960 माइनस दिस डिवाइडेड बाय 1500 होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 16 एंड दिस इज इक्वल टू 2.56। ठीक है बेटा, अब बारी आती है पी वैल्यू की। तो जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आती है उससे पी वैल्यू कैसे निकलती है, नाउ पी वैल्यू इज इक्वल टू, क्योंकि ये सिर्फ राइट टेल है, मतलब ये चीजें हम पी वैल्यू में पूरी डिस्कस करूंगा। तो पी वैल्यू इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड कैलकुलेटेड। और जेड कैलकुलेटेड मैंने कितना निकाला 2.56। तो पी की वैल्यू ऐसे निकलती है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड कैलकुलेटेड जो आपका आया। सो दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.56। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज लेस देन 2.56। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कैपिटल 5
2.56। इसकी वैल्यू आप टेबल से फाइंड कर लेंगे। टेबल से इसकी वैल्यू है 0.0052। दिस इज द वैल्यू। सो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा, सो वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0.0052। मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसा टिपिकल टास्क इन चीजों में नहीं है। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट एक बार पता होना चाहिए कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली में चल क्या रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और लिया है मैंने। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द 16 सैंपल्स ऑफ ए सर्टेन ब्रांड ऑफ हाइड्रोजन vegetable oil was determined, resulting in x bar is equal to this one, x bar दे दिया, assuming that the distribution of the melting point is normal with sigma is this one। पहला क्वेश्चन है टेस्ट H0 वर्सेस दिस वन यूजिंग ए टू टेल्ड लेवल एट 0.01 सिग्निफिकेंस। बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले मैं अगर हम डाटा लिखें तो इंफॉर्मेशन क्या है मेरे पास मेरे बच्चों, एक्स बार दिया है 94.32। ठीक है, सिग्मा दिया है 1.2, ठीक है ना, 94.32 सिग्मा, और एन कितना है, एन 16 है। चलिए, एन मुझे कितना दिया है, एन इज इक्वल टू 60। तो ए पार्ट में H0 क्या है आपके पास, म्यू इज इक्वल टू 95। H1 क्या है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 95। सो अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा, सो नहीं, अल्फा किसके बराबर है, 0.01। इसका मतलब अल्फा बाई टू किसके बराबर आ गया, 0.005। इसका मतलब जेड अल्फा बाई टू किसके बराबर आ गया, जेड 0.005 किसके बराबर है, 2.58। आप ये सारी चीजें मेरे बच्चों बुक से देख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या था, अच्छा टेस्ट करना था। नाउ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जेड कैलकुलेटेड इज व्हाट, एक्स बार माइनस के म्यू जीरो डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन किसके बराबर है, एक्स बार किसके बराबर था, 94.32 माइनस 95 डिवाइडेड बाय 1.2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 16, वैल्यू बनेगी माइनस के 2.27। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप देखें, मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 2.27। ठीक है बेटा, नाउ दिस इज लेस देन जेड अल्फा बाई टू विच इज इक्वल टू 2.58। समझ रहे हो। तो अब क्या मैं ये कह दूं कि माइनस के जेड अल्फा बाई टू इज लेस देन जेड कैलकुलेटेड इज लेस देन जेड अल्फा बाई टू, यस, इसका मतलब H0 इज एक्सेप्टेड। क्योंकि रिजेक्ट कब होती, जब जेड की वैल्यू या तो जेड अल्फा बाई टू से बड़ी होती या तो माइनस के जेड अल्फा बाई टू से छोटी होती, बीच में आ रही है, एक्सेप्टेड। ठीक है, अब बी पार्ट पे आइए। इफ ए लेवल 0.0 टेस्ट इज यूज्ड, ठीक, व्हाट इज बीटा 94, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर व्हेन म्यू इज इक्वल टू 94। फिर से बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बीटा और एन आपको चाहिए। तो अगर हम इसका बी पार्ट आपके साथ डिस्कस करें तो अल्फा किसके बराबर है, 0.01। ठीक है, बीटा 94 मुझे चाहिए, दैट मीन्स म्यू डैश की वैल्यू मुझे दे दी 94। ठीक है, सिंस वी हैव टू टेल टेस्ट, नाउ दिस implies z alpha by 2 is what, z 0.005 which is what, 2.58। ठीक है, सो बीटा 94 किसके बराबर बनेगा, कैपिटल फाइव जेड अल्फा बाई टू प्लस म्यू जीरो माइनस के म्यू डैश बाई सिग्मा बाई रूट एन माइनस के कैपिटल फाइव माइनस के जेड अल्फा बाई टू प्लस
म्यू जीरो माइनस के म्यू डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको पता है, मैं लिख लिया ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूं तो कैपिटल फाइव जेड अल्फा बाई टू की वैल्यू 2.58 प्लस म्यू जीरो की वैल्यू 95 माइनस म्यू डैश की वैल्यू 94 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1.2 होल डिवाइडेड बाय 16, ठीक है जी, माइनस के कैपिटल फाइव माइनस के 2.58, चलिए जी, प्लस 95 माइनस 94 डिवाइडेड बाय 1.2 होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 16। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, कैपिटल फाइव 5.91 माइनस कैपिटल फाइव 0.75, नाउ दिस इज इक्वल टू 0.2266 बाय द टेबल। टेबल देखनी आपको आनी चाहिए, सेमेस्टर वन में आपको सिखाया गया होगा कि टेबल हम कैसे देखते हैं। मैंने भी एक बार एक वीडियो में थोड़ा सा आपको बताया था, हालांकि फुल वीडियो मैंने नहीं बनाया है उसका, बट आप देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यू ऑफ एन इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट बीटा 94 इज 0.1। देखिए ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। अब वो कह रहा है कि कम से कम आपको जो साइज है वो कितना चाहिए सच दैट कि आपका जो बीटा है वो इतना अचीव हो जाए। तो बीटा 94 आपका कितना अचीव करना है, 0.1, ठीक है। सो यहाँ पे बीटा मेरे पास आ गया 0.1, तो जेड बीटा किसके बराबर होगा, जेड 0.1 इज इक्वल टू 1.28 एंड जेड अल्फा बाई टू किसके बराबर होगा, 2.58। क्यों? क्योंकि मैंने बता रखा है आपको, फॉर्मूला डायरेक्ट है। सो दिस इंप्लाइज एन किसके बराबर बनेगा, एन बनेगा सिग्मा जेड अल्फा बाई टू प्लस जेड बीटा डिवाइडेड बाय म्यू जीरो माइनस म्यू डैश का होल स्क्वायर। वैल्यू डाल दीजिए, 1.20 2.58 प्लस 1.28 डिवाइडेड बाय 95 माइनस 94 का होल स्क्वायर। वैल्यू बन रही है 21.46। तो ठीक है मेरे बच्चों, n इज इक्वल टू 22। दैट्स इट, सिंपल था बिल्कुल सब कुछ। तो थोड़ा सा वीडियो मेरे बच्चों लेंदी हो गया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं पूरा एक सेक्शन में एक वीडियो आपका पूरा डालूं। होप सो मेरे बच्चों आपको चीजें समझ में आई होंगी, मतलब जितना मैं उम्मीद करता हूं, जितना मैं पढ़ा पाता हूं समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।